तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है और बहुत ही ज्यादा शानदार भी होगा। कल का क्लास ऑलरेडी बहुत ज्यादा शानदार हुआ था। आंख के बारे में हम आपको सब कुछ बता दिए थे और जो बचा खुचा चीज है ना, वो आज पूरा करवा देंगे। और अगली क्लास से तो हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ाना शुरू कर देंगे। यानी कि अगली क्लास में हम आपको डॉक्टर बनाएंगे। किस तरीके से आंख का इलाज किया जाता है, कौन से लेंस से किस व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं, ये हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। फिलहाल प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास का एंजॉय करिए, क्योंकि हमारी क्लास में तो एंजॉय ही होते हैं। समझ गए ना। हम बच्चों को पढ़ाते कम है, समझाते ज्यादा है, सीरियस कम रखते हैं, एंजॉय ज्यादा करवाते हैं। तो हमारा ये मानना है ना कि बच्चों को एंजॉय कराते कराते पढ़ाइए तो बहुत अच्छा है। समझ गए ना। और इसी के साथ प्यारे बच्चों, हम आज का क्लास शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए ना एक जबरदस्त शायरी है। आप लोगों के लिए एक जबरदस्त शायरी है। जो ये शायरी लिखे कौन है, पहले हम इनका क्रेडिट दे देते हैं। ये शायरी लिखे हैं 11th-12th क्लास के जो टारगेट बोर्ड के बायोलॉजी के टीचर हैं, जो आप लोग का डाउट क्लास भी लिए थे, अमन सर। तो ये अमन सर का लिखा हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमें लगा कि चलो भाई हम बताएंगे। ठीक है ना, बच्चों को हम बताएंगे और ये शायरी पढ़ करके हम सुनाएंगे। प्यारे बच्चों, जरा गौर से सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। तो शायरी कुछ इस प्रकार से है कि चलो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त है। चलो ठीक है, पढ़ते पढ़ाते रहना। चलो ठीक है, पढ़ते पढ़ाते रहना, हंसते हंसाते रहना। चलो ठीक है, पढ़ते पढ़ाते रहना, हंसते हंसाते रहना। ये टारगेट बोर्ड कोचिंग नहीं है पगले। ये टारगेट बोर्ड कोचिंग नहीं, आपका घर है पगले। हमेशा आते जाते रहना। समझ गए ना। बहुत जबरदस्त है प्यारे बच्चों। पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना, हंसते हंसाते रहना। ये टारगेट बोर्ड कोचिंग नहीं, तुम्हारा घर है पगले। ये टारगेट बोर्ड कोचिंग नहीं, तुम्हारा घर है पगले। आते जाते रहना। समझ गए ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही हमें जबरदस्त लगा था, तो हमें लगा कि आप लोगों के लिए एक शायरी तो होना ही चाहिए। समझ गए ना। तो चलिए भाई, अब इस क्लास को आगे बढ़ाया जाए। पहले तो आप लोग जोरदार तरीके से जरा शेयर करिए। ठीक है ना, एकदम जोरदार तरीके से। कल से ज्यादा बच्चे आज जुड़ने चाहिए। ठीक है ना। तो आज प्यारे बच्चों, सबसे पहले जोरदार तरीके से एक बार स्वागत करिए। ठीक है ना। कोचिंग सॉरी, क्लास को लाइक और शेयर जम करके करिए एक बार। और चलिए भाई, हम लोग पढ़ रहे थे मानव नेत्र के बारे में, आंख के बारे में, प्रकृति का दिया हुआ वो अनमोल चीज जिसके बिना हमारा जिंदगी एकदम अंधकार है, हम उस चीज के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो वो चैप्टर प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पर्पस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ के पर्पस से तो इंपॉर्टेंट है ही, हमारे एग्जाम के पर्पस से भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। समझ गए ना। पूछे थे हमेशा प्रश्न क्या करता है, पूछता है। तो हम शुरू में ही बोल दिए थे कि आंख के बारे में हर एक चीज हम आपको बताएंगे, एक एक चीज हम आपको बताएंगे। जो आप नहीं जानते होंगे वो भी आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चे अभी तक इस बैच के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो बच्चे अभी तक टारगेट बोर्ड के टॉपर बैच के साथ नहीं जुड़े हैं, तो वैसे बच्चों के लिए अभी भी समय है। आप लोग आराम से यहां से प्यारे बच्चों एडमिशन लीजिए और आराम से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही तो है जो जिंदगी में आपको सब कुछ दिला सकता है। पढ़ाई के अलावा आप कुछ भी कर लीजिए ना, जिंदगी में सब कुछ हासिल नहीं होगा। पढ़ाई ही है जो आपको जिंदगी में सब कुछ दिलवा देगा जो आपके मन में इच्छा है। ठीक है ना। चलिए, तो सारे बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया आज कमेंट कर रहे हैं। क्या बात है भाई, वाह क्या बात है। सारे बच्चे का बहुत बढ़िया बढ़िया आज कमेंट है। एकदम आप लोग ना हमें एकदम एनर्जेटिक करके रखे हैं, पूरा एकदम अंदर ऊर्जा भर दिए हैं। आप लोगों की वजह से ही तो हमारे अंदर ऊर्जा रहता है। आप लोग जिस दिन ऊर्जा नहीं देते हैं उस दिन एकदम शरीर एकदम इस तरीके से रहता है, और जिस दिन ऊर्जा डाल देते हैं तो लगता है कि एकदम चलो भाई, एकदम सिंह वाला, शेर वाला ताकत आ जाता है और दहाड़ते रहते हैं। क्या तो हमारी ऊर्जा का राज बस आप लोग हो, आप लोग हमारी एनर्जी हो। ठीक है ना। आप लोग की वजह से ही हम यहाँ दहाड़ पाते हैं।
तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ा जाए, और इस बैच के बारे में सारे बच्चे जानते हैं। अगर जो बच्चे नहीं ज्वाइन हुए हैं आराम से ज्वाइन हो जाइएगा, और अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो 8114532021 और 9263991125 ये 2 नंबर है। दोनों में से किसी भी नंबर के साथ आप कॉल करके कोई भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए, आंख के बारे में हम आपको सब कुछ कल बता दिए थे। कुछ क्वेश्चन हो जाए क्या? कुछ क्वेश्चन हो जाए हैं? क्वेश्चन कुछ पूछ लें। क्वेश्चन से डर तो नहीं ना लगता है साहब आप लोगों को? बताइए, क्वेश्चन से डर तो नहीं लगता होगा। चलिए तो फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हम यही पूछेंगे, सबसे पहला हम क्वेश्चन एकदम से यही पूछेंगे कि बताइए मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? बच्चों का जवाब जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बताइए कौन सा लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। वाह क्या बात है, सारे बच्चे बता रहे हैं सर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, बहुत बढ़िया। उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में, बहुत बढ़िया है जी। चलिए उसके बाद हम पूछते हैं आपसे, आप हमें यह बता दीजिए कि मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है उस लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव का क्या नाम है प्यारे बच्चों? मानव नेत्र जिसको हम लोग अभिनेत्र लेंस कहते हैं, तो अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा रहता है, उसका नाम क्या है? इस तरीके से, जैसे देख लीजिए आप, इस तरीके से आप देख लीजिए। जैसे प्यारे बच्चों ये मान लिया जाए कि क्या हो गया, मानव नेत्र हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, मानव नेत्र हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, मानव नेत्र हो गया। इस तरीके से हम बना देते हैं मानव नेत्र, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया जी, ठीक है। ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारा रेटिना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक द्रव भरा रहता है। इधर जो आप एरिया देख रहे हैं ना, इसमें ना एक लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड का क्या नाम है? आप कहेंगे कि सर कचाव द्रव। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम आपसे पूछ दे प्यारे बच्चों कि एक लिक्विड तो यहां पर भी भरा रहता है, इस लिक्विड का नाम क्या है, जरा बता दीजिए। इस लिक्विड का नाम क्या है जो यहां पर भरा रहता है? इसका नाम बता दीजिए जल्दी से, सारे बच्चे जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग बता दीजिए। इसका नाम है नेत्रोद या जलीय द्रव। बहुत बढ़िया, नेत्रोद या जलीय द्रव। चलिए जी बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों कुछ और पूछ लेते हैं हम आपसे। यह वाला जो हिस्सा है इसका नाम क्या है, जरा बताइए तो। आगे जो ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी से एक बार बता दीजिए, इसका नाम क्या है? जल्दी जल्दी से बताइए, और क्लास को एकदम लाइक और शेयर कर दीजिए। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, आज भरपूर मजा आएगा आप लोगों को, सब कुछ समझा देंगे भाई। आंख का डॉक्टर नहीं बना दिए तो कहिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को आंख का डॉक्टर बना देंगे हम, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए। हमें तो लगता है ना कि इस चैप्टर को बायोलॉजी में दे देता ना तो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन फिजिक्स में दिया है तो चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन बायोलॉजी में भी रहता ना तो ये चैप्टर बायोलॉजी के हिसाब से भी बहुत अच्छा चैप्टर था, ठीक है। चलिए, तो ये है प्यारे बच्चों कॉर्निया। ये क्या है, कॉर्निया। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछ लेते हैं। आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आइरिस तो हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ना, आइरिस। आइरिस को हिंदी में क्या बोला जाता है, या फिर कह सकते हैं कि आइरिस का दूसरा नाम क्या है? बताइए, आइरिस का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए। आइरिस का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए, ठीक है ना। फटाफट से प्यारे बच्चों बताइए जल्दी जल्दी से। परितारिका, बहुत बढ़िया। परितारिका सर हमारे स्कूल में आपके वीडियो से पढ़ाया जाता है। वाह क्या बात है। एक बच्चा लगातार कमेंट कर रहा है कि सर अंग्रेजी पढ़ेंगे क्या? बाकी सब विषय में पारंगत हो गए क्या? हैं? बाकी सब विषय में पारंगत हो गए? अरे जब बोल रहे हैं कि पढ़ाई होगा सबका होगा। एक कहावत आपके सामने हम बार बार कहते हैं कि कौन सा कहावत है, देखिए गड़बड़ा गए हम, कहावत भी गड़बड़ा गए, ठीक है ना। कहावत ऐसा था, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। माली 100 घड़े को डेली सींचता है और जब ऋतु आता है तो ही फल निकलता है। अगर माली घड़े को 10 दिन सींच ले और कह दे कि 11वां दिन हमें फल मिल जाए, तो क्या कभी ऐसा संभव है? अगर माली घड़े को 6 महीना सींच ले और कह दे कि हमको फल दे दो, तो क्या वो घड़ा फल दे देगा, वो पौधा फल दे देगा? नहीं ना।
वो जब ऋतु आएगा तभी फल देगा। तो इसलिए जब तक समय नहीं आता है किसी भी चीज का, तब तक प्यारे बच्चों उस चीज के बारे में कल्पना करना भी बेकार है। और समय का इंतजार करिए ना, किसी भी चीज का, अगर किसी भी चीज में, अब दुनिया में कहीं पर भी समय का इंतजार करते हैं ना, तो वो चीज बेहतर होता है। समझ गए? तो समय का इंतजार करना जानिए भाई, ठीक है। और आज प्यारे बच्चों हमारे देश के लिए बड़ा गर्व की बात है कि चंद्रयान-3 चांद पर जा रहा है। समझ गए ना? और चांद पर जीवन की खोज करने जा रहा है कि क्या चांद पर जीवन संभव है। समझ गए ना? यानी कि भारत को अब चांद चाहिए। समझ गए ना? भारत के लोग अब भारत में भी खुश नहीं है, उनको चांद चाहिए, और इसलिए चंद्रयान-3 जा रहा है। पिछले बार का घटना में अच्छे तरीके से याद है, चंद्रयान-2 जब लॉन्च हुआ था, उसके साथ विक्रम गया था, विक्रम और प्रज्ञान, ये दो सैटेलाइट था प्यारे बच्चों जो गया था चांद पर, लेकिन वहां जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था, जिसके वजह से संपर्क टूट गया था, क्रैश कर गया था। लेकिन अब चंद्रयान-3 जा रहा है और उम्मीद है कि ये कुछ बेहतर रिजल्ट ला करके हम लोगों को देगा। ठीक है, आज दिन भर तो वही चल रहा था न्यूज पर ना, सारे बच्चे देख रहे होंगे। हालांकि हम तो उतना ज्यादा नहीं देख पाए, लेकिन हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों के बारे में, चंद्रयान-3 के बारे में। ठीक है ना? तो चलिए भाई, कल्पना करिए कि हम चांद पर हैं और चांद पर ही प्रिंस सर एकदम लाइव क्लास ले रहे हैं। कल्पना कर लीजिए ना कि हम चांद पर ही पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम आपको ठंडक महसूस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और ये सब कुछ तो हम आपको बता ही दिए थे ना, ये सब कुछ हम आपको बता ही दिए थे, अब तो कुछ बचा नहीं है। ये आंख भी हम आपको बता ही दिए थे। अच्छा, अब आंख तो हम आपको बता दिए थे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्षण और शंकु के बारे में भी बता दिए थे, स्क्लेरा, कॉर्निया, कोराइड, परितारिका, पुतली, नेत्र लेंस, जलीय द्रव, कचाव द्रव, रेटिना, ये सब कुछ हम आपको बता दिए थे। अच्छा, बता दिए थे ना? हाँ जी। ये अच्छा, कल हम आपको प्यारे बच्चों क्षण और शंकु के बारे में बता रहे थे ना। देखिए कल हम आपको क्षण और शंकु के बारे में बताए थे, याद होगा आपको। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, ये जो शंकु और क्षण होता है, ये रंग को डिसाइड करता है। जैसे आंख से हम लोग रंग देख पाते हैं ना, जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नारंगी, आसमानी, ब्लू, सब देखते हैं ना, तो ये सब प्यारे बच्चों क्षण और शंकु के कारण ही हो पाता है। ठीक है ना? शंकु और क्षण के कारण ही हो पाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें ये शंकु जो है ना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, न के बराबर पाया जाता है, जिससे उसको कलर अच्छे तरीके से दिखाई नहीं पड़ता है? बताइए कौन सा ऐसा जानवर है। छोड़िए, अब सीधे सीधे पूछते हैं, कौन सा ऐसा जानवर है जिसको लाल कपड़ा दिखाइएगा ना तो भड़क जाएगा? बताइए तो, कौन सा ऐसा जानवर है जिसको आप लाल कपड़ा अगर दिखाइएगा ना तो वो भड़क जाएगा? बताइए जल्दी से, कौन सा ऐसा जानवर है? जल्दी से बताइए। और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, ये भी बताइए। और अगर लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। ठीक है ना? एक बच्चे लिख रहे हैं सर डॉग। अरे भाई, डॉग को लाल कपड़ा दिखाओगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेगा वो। समझ गए ना? जैसे हो वैसे ही रहेगा। ठीक है। बुल, एक बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बुल। बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। बुल मतलब सांड होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? BULL, बुल मतलब सांड। सांड को जानते हैं ना? सांड, सांड को अगर लाल कपड़ा दिखाइएगा ना तो भड़क जाएगा, उसको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, लगता है ब्रह्मांड इधर से उधर हो गया। समझ गए ना? यानी कि सांड को अगर लाल कपड़ा दिखाइए तो वो बहुत जल्दी भड़क जाता है। तो क्यों भड़क जाता है? क्योंकि उसमें शंकु जो है ना वो पाया ही नहीं जाता है। समझ गए? शंकु नहीं रहता। लेकिन हम लोगों को लाल कपड़ा दिखा लो, चाहे ब्लू दिखा लो, चाहे पीला दिखा लो, चाहे हरा दिखा लो, कोनो कपड़ा दिखा लो ना भाई, हम लोग भड़केंगे ही नहीं। समझ गए ना? हम लोग नहीं भड़केंगे, लेकिन सांड भड़क जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें शंकु न के बराबर पाया जाता है। समझ गए ना? तो क्षण और शंकु का काम होता है रंग को पहचानना। गाय नहीं रे भाई, गाय नहीं, सांड। समझ गए ना? चलिए चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब गाय मत बोलिएगा, सांड बोल रहे हैं। समझ गए ना? हम सांड बोल रहे हैं तो बाकी सारे सर हंस रहे हैं, पता नहीं अब क्या बात है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समंजन क्षमता के बारे में हम बच्चों बात करते हैं। समंजन क्षमता आखिर होता क्या है? समझ गए? लाल वस्तु को देख करके भड़क जाने वाला जानवर है सांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समंजन क्षमता के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए कल हम आपको क्या बता रहे थे? कल हम आपको प्यारे बच्चों बताए थे ये वाला चीज। देखिए तो जरा एक चीज आपको हम दिखा देते हैं। कल हम आपको एक चीज बताए थे, याद होगा आप लोगों को, ये वाला। चलिए
कल देखिए, कल हम ये वाला चीज आपको ये वाला चीज बताए थे ना कि यहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, हमारा लेंस होता है। यहां पर क्या होता है, हमारा लेंस होता है। और लेंस में ना आगे की तरफ से दो ये उंगली नुमा संरचना निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियां। ये सिलियरी मांसपेशियां क्या काम करती है बताइए, ये सिलियरी मांसपेशियां क्या काम करती है, लेंस को खींचने का काम और सिकुड़ाने का काम। क्यों भाई, खींचता क्यों है और सिकुड़ाता क्यों है, क्योंकि जब इस लेंस को खींचता है ना तो लेंस पतला हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब आप रबर को खींचते हैं तो देखते हैं रबर खींचने से रबर पतला हो जाता है ना, रबर को जब खींचते हैं तो रबर पतला हो जाता है ना। जैसे प्यारे बच्चों यहां पर रबर तो है ही नहीं कि हम आपको खींच करके दिखाएं, लेकिन चलो छोड़ो भाई, जैसे छोड़िए, देखिए ना, एक चीज हम देख लेते हैं, ये शायद नहीं, ये भी नहीं काम कर पाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा। चलिए कोई ऐसा चीज मिल जाता ना जो शायद खींचने से सिकुड़ जाता तो हम आपको एग्जांपल दे करके बता देते, लेकिन यहाँ पर हमारे अगल बगल में कोई ऐसा चीज है नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है ना कि जब ये जो सिलियरी मांसपेशियां है ना, जब हम लोग दूर की वस्तु को देखते हैं, यानी कि बहुत दूर देखते हैं ना, तो फोकस दूरी बढ़ाना पड़ता है ना, फोकस दूरी बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए ये सिलियरी मांसपेशियां क्या करती है ना कि इसको खींचती है अपने तरफ, मतलब ये इसको पतला करती है, जिसके कारण ये लेंस है ना जो पतला हो जाता है। जब लेंस पतला होता है ना तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है और ये दूर तक की वस्तु को आराम से देख लेता है, समझ गए। और जब ये सिलियरी मांसपेशियां इसको ढीला छोड़ती है तो ये फिर से मोटा हो जाता है और ये नजदीक की वस्तु को देख लेता है। यानी कि जब हमें दूर देखना होता है, जब हमें दूर देखना होता है तो ये जो लेंस है ना पतला हो जाता है, जब हमें नजदीक देखना होता है ना तो ये लेंस मोटा हो जाता है। तो ये दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को जो एडजस्ट कर रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि आंखों की ऐसी क्षमता, आंखों की ऐसी क्षमता, जरा ध्यान से देखिएगा, नेत्र, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है। आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, जिससे दूर और नजदीक स्थित बिंदु को हम साफ साफ देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। बताइए समझ में आया, सारे बच्चे को समझ में आ गया। अरे आप लोग क्लास को ना लाइक और शेयर कर दीजिए, जम करके क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर का तो कमी नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि सारे बच्चे जुड़े, मजा आ जाए क्लास में, तब ना मजा आएगा, तब ना पढ़ाने में भी मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समंजन क्षमता आप लोग समझ गए ना कि आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, जिससे दूर और नजदीक स्थित बिंदु को हम लोग साफ साफ देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ये बात तो आप लोग समझ गए। अच्छा, कभी कभी आप लोग ऐसा देखते होंगे प्यारे बच्चों कि कभी कभी आप लोग ऐसा देखते होंगे जैसे एकदम चिलचिलाती हुई धूप है, ठीक है, सुनिएगा, जैसे एकदम चिलचिलाती हुई धूप है, धूप एकदम पूरा तेजी में निकला हुआ है और हम लोग बाहर निकल गए, ठीक है ना, धूप एकदम खूब तेज है और हम लोग क्या किए, बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, धूपा में जाते हैं ना, तो एकदम आंखवा जो है ना सिकुड़ जाता है, आंख एकदम ऐसे सिकुड़ जाएगा, एकदम एकदम छोटा सा एकदम मटमटाते रहेगा, समझ गए ना, एकदम इतना छोटा हो जाता है ना कि आंख पता भी नहीं चलता है, समझ गए। तो जब हम धूप में निकलते हैं तो आंख एकदम छोटा हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है, एकदम ऐसे बंद हो जाएगा आंख, क्योंकि आंख पर ना प्रकाश बहुत ज्यादा पड़ता है ना, धूप बहुत ज्यादा पड़ता है ना, इसके कारण एकदम सिकुड़ जाता है, ठीक है। और सिकुड़ जाता है, अगर 5-10 मिनट धूप में रह लीजिएगा, 5-10 मिनट अगर धूप में रहते हैं ना, उसके बाद एकाएक आप रूम में चले आइए, ठीक है ना, एकाएक रूम में चले आइएगा तो लगेगा कि सब कुछ हमको अंधेरा दिख रहा है, जबकि लाइट जल रहा है फिर भी आपको सब कुछ अंधेरा दिखेगा, समझ गए ना, सब कुछ अंधेरा दिखेगा आपको। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। कभी सिनेमा हॉल में आप फिल्म देखने के लिए जाइएगा तो वहां पर महसूस करिएगा इस चीज को, जिंदगी में कभी सिनेमा हॉल में जाइएगा ना तो कभी महसूस करिएगा। सिनेमा हॉल में जब शुरू शुरू एंटर करिएगा ना, आपको टॉर्च जलाना पड़ जाएगा, और जब कुछ देर वहां बैठिएगा तो लगेगा कि अरे भाई सब कुछ तो दिखाई दे ही रहा है, हम टॉर्च क्यों जला रहे थे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में एकाएक आते हैं, तो जिससे हमारा आंख का जो पुतली है वो सिकुड़ा हुआ रहता है,
समझ गए ना, आंख का पुतली सिकुड़ा हुआ रहता है। और जब एकाएक हम लोग छाह में आते हैं, अंधेरे कमरे में आते हैं, तो उस पुतली को फैलने में समय लग जाता है। समझ गए ना, वो जो पुतली है ना, जो सिकुड़ गया है, वो धीरे धीरे फैलता है। और जब धीरे धीरे फैलता है ना, तो इसलिए धीरे 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 करके हम लोगों को दिखाई देने लगता है। समझ गए सारे बच्चे, समझ गए ना। इसलिए कभी कभी आप लोग ऐसा देखते होंगे कि जब हम अंधेरे कमरे में से बाहर निकलते हैं ना एकाएक धूप में, तो आंख दर्द करने लगता है। जैसे ही बाहर निकले ना, आंख दर्द करने लगता है। क्यों पता है? क्योंकि वहां पर जो पुतली है ना, एकाएक सिकुड़ जाता है, और अगर एकाएक सिकुड़ता है ना, तो वहीं आंख दर्द करता है। समझ गए? तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि तेज प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई क्यों होती है? समझ गए? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेज प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे में जब हम लोग जाते हैं, तो वहां रखी हुई वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, या फिर स्पष्ट देखने में कठिनाई क्यों होती है? तो उसका जवाब यही है। समझ गए ना, कि हम लोग जब तेज प्रकाश से मंद प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं ना, तो पुतली को सिकुड़ने में थोड़ा समय लग जाता है, जिसके वजह से वो नहीं देख पाता है। समझ गए सारे बच्चे? समझ गए ना? वाह क्या बात है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अब आप पानी से नहाना चाहते हैं कि पसीना से नहाना चाहते हैं? बताइए बताइए। नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी बदल जाती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अच्छा है परिभाषा, ये भी अच्छा परिभाषा है, आप दे सकते हैं। ठीक है ना? हाँ सर, मेरे इधर ने के एक बच्चे ने नेत्र को प्रैक्टिकल करके देखने के लिए एक आदमी का खून कर दिया। अरे वाह, ये कौन किया भाई? ये महान आत्मा कौन था? हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, समझ गए ना, कि किसी आदमी को खून कर दे। ये तो फिर एक फिल्म है ना, मुन्ना भाई MBBS, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वही वाला हाल हो जाएगा। ठीक है ना? संजय दत्त उसमें जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए, कि मतलब हॉस्पिटल में जाता है कि पोस्टमार्टम हमको कैसे किया जाता है वो सिखाइए। तो डॉक्टर बोलता है कि एक बॉडी लेके आइए, तो एक आदमी को पकड़ के लाता है, पटाख देता है, लीजिए इस आदमी को सिखाइए। वो आदमी छटपटाते रहता है, भाई हमारा पोस्टमार्टम मत करो। कहता लीजिए बॉडी यही है, इसको हमको सिखाइए। ठीक है ना? वही हाल आप लोग कर रहे हैं। चलिए, तो हम क्या बता रहे थे कि तेज प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे में जाने पर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई क्यों होती है? तो हम लोग लिखेंगे कि जब तेज प्रकाश वाले कमरे में होते हैं, तो नेत्र की पुतली सिकुड़ करके छोटी हो जाती है। अभी आपको क्या बताए, जब तेज प्रकाश वाले कमरे में होते हैं या फिर जब हम धूप में निकलते हैं, तो ये जो पुतली है ना हमारा, ये सिकुड़ करके प्यारे बच्चों एकदम छोटा हो जाता है। ऐसे करके देखने लगिएगा धूप में, समझ गए ना? तो ये छोटी हो जाती है, जिसे फैल करके वास्तविक स्थिति में आने में कुछ समय लग जाता है। अगर धूप में निकले हैं, पुतली छोटा हो गया है, तो जब हम लोग छाह में आएंगे, तो ये जो पुतली छोटा हो गया है, उसको समय ना लगेगा धीरे धीरे बड़ा होने में। यही कारण है कि तेज प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने से वहां रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। सारे बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए सारे बच्चे, जल्दी से बताइए, सबको समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, सारे बच्चे को समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। सारे बच्चे को यहां तक समझ में आ गया ना? चलिए, वाह क्या बात है। अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, और कह रहा है कि निकट का बिंदु क्या है? निकट का बिंदु क्या है? समझ गए ना? निकट का बिंदु समझते हैं? निकट का बिंदु नहीं समझते हैं? चलिए हम आपको समझाते हैं। निकट का बिंदु अगर नहीं समझते हैं, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। ये प्यारे बच्चों क्या है? कॉपी है। समझ गए ना? ये क्या है? कॉपी है। हम आपको क्या समझा रहे हैं? निकट का बिंदु समझा रहे हैं। जरा गौर से समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। निकट का बिंदु क्या होता है? ये कॉपी है, कॉपी में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है? कॉपी में कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहां रखते हैं। ठीक है ना? इसको यहां रखते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम पढ़ लिए, समझ गए? इसको यहां रख करके पढ़ते हैं तो पढ़ने में समझ में आ रहा है। इसको और सटा लिए, यहां से भी हम पढ़ रहे हैं, आसानी से पढ़ पा रहे हैं। और सटा लिए, यहां से भी पढ़ रहे हैं। और सटा लिए, यहां से भी, यहां से, लेकिन हल्का हल्का ना धुंधला दिखाई दे रहा है हमको, हल्का हल्का धुंधला दिखाई दे रहा है। अब और सटा लिए, अब तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। समझ गए ना? अब और जब मुंह में सटा लिए ना, तो अब प्यारे बच्चों और भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक चीज आप लोग को समझ में आया कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ना एक न्यूनतम दूरी होना जरूरी है। समझ गए?
और ये न्यूनतम दूरी प्यारे बच्चों कहा जाता है कि कम से कम 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये न्यूनतम दूरी कितना का, कम से कम 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि 25 सेंटीमीटर। आंख से ये किताब का दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और हम ये कह सकते हैं कि जहां पर से रखी हुई वस्तुओं को हम स्पष्ट देख लेते हैं उसे ही कहते हैं निकट का बिंदु। वह बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तुओं को हमारी आंख एकदम स्पष्ट देख लेती है उसे कहते हैं निकट का बिंदु। जैसे देखिए यहां तक हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम यहां पर करते हैं ना तो हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, यानी कि ये हमारा हो गया निकट का बिंदु। क्या हो गया, निकट का बिंदु हो गया। समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निकट का बिंदु कहते हैं। समझ में आया, समझ में आया। उसे ही हम लोग निकट का बिंदु कहते हैं। और कहते हैं कि सामान्य आंख का निकटतम बिंदु जो होता है ना वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का 1 फीट होता है। समझ गए, 12 सेंटीमीटर का 12 इंच का 1 फीट होता है। अरे भाई 12 सेंटीमीटर का नहीं, सॉरी, समझ गए। ये प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर हमारा निकटतम बिंदु होता है। अब कह रहा है कि दूर का बिंदु क्या है भाई, दूर का बिंदु क्या है। जैसे प्यारे बच्चों आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि हम इस कॉपी को ना इतना दूर कर देते हैं, इतना दूर कर देते हैं। जैसे देखिए इस कॉपी को ना हम इतना दूर कर देते हैं, ठीक है, इतना दूर कर दिए, और ज्यादा दूर कर दिए, और ज्यादा दूर कर दिए। समझ गए ना, मतलब इतना दूरी पर रख दिए ना कि वहां के बाद हमको दिखाई ही नहीं दे सकता है। समझ गए, इतना दूरी पर रख दिए कि वहां के बाद हम इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जहां पर अंतिम बार हम इसको पढ़ पाए ना उसको कहेंगे दूर का बिंदु। क्या कहेंगे, दूर का बिंदु। तो वही लिखेंगे, नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूर का बिंदु कहते हैं। यानी कि जहां तक कोई वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो उसे हम लोग दूर का बिंदु कहेंगे। समझ गए ना, सारे बच्चे को समझ में आया। अब किसी व्यक्ति को निकट का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, किसी व्यक्ति को दूर का वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। समझ गए ना, किसी वस्तु को निकट का बिंदु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, किसी को दूर का बिंदु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग मैक्सिमम कितना दूरी तक देख सकते हैं, जरा एक बार बताइए तो। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कितना दूरी तक मैक्सिमम देख पाते हैं? आपके आंखों का क्षमता कितना है भाई, जरा बताइए एक बार कमेंट करके। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए, लास्ट आप लोग कितना दूरी तक देख पाएंगे, जल्दी से बोलिए। लास्ट आप लोग कितना दूरी तक देख पाएंगे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोग का आंखों का क्षमता कितना है, कितना पावर है। अनंत, अरे वाह, अनंत तक देख पाएंगे, अनंत तक। ये अच्छा जवाब है, ये अच्छा जवाब है, क्योंकि चांद प्यारे बच्चों हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। जो तारे आप देखते हैं ना छोटे छोटे, वो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, वो हम अच्छे से देख पा लेते हैं ना, एकदम स्पष्ट देख लेते हैं ना। इसका मतलब ये है कि अगर बीच में कोई बाधा ना हो, बीच में कोई बाधा ना हो तो हम आराम से बहुत दूर तक देख सकते हैं, अनंत दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बीच में उसके लिए बाधा नहीं होना चाहिए। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब बारिश होता है ना तो चीजें हमें स्पष्ट और दूर तक दिखाई देने लगती है, इसलिए क्योंकि बारिश होने की वजह से वातावरण साफ हो जाता है। ऐसे वातावरण में बहुत सारे धूल कण गर्दा धूरी उड़ते रहता है ना, ऐसे वातावरण साफ हो जाता है तो हम लोग बहुत दूर तक देख पाते हैं। समझ गए, बहुत दूर तक देख पाते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों क्या है, दूर का बिंदु है, और अब पीछे हम आपको नजदीक का बिंदु बता दिए। अच्छा, अब हम आपको एक चीज बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारा निकट का बिंदु ये वाला है, समझ गए ना। हमारा आंख प्यारे बच्चों यहां पर है, हमारा आंख जो है ना यहां पर है। आप इस तरीके से सोचिए, हमारा आंख जो है ना प्यारे बच्चों यहां पर है, बड़ा सुंदर सा आंख हम बना दिए, ठीक है ना। हमारा प्यारे बच्चों आंख यहां पर है, ठीक है, हमारा आंख यहां पर है। हमारा निकट का बिंदु ये वाला हो गया, ठीक है ना। निकट का बिंदु ये हो गया प्यारे बच्चों निकट, निकट बिंदु, ठीक है ना। ये हमारा हो गया निकट बिंदु। और दूर का बिंदु इस आंख से मान लिया जाए कि हमें यहां तक दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। दूर का बिंदु हमें यहां तक दिखाई पड़ेगा, ये हो गया दूर बिंदु, ठीक है, ये हो गया दूर बिंदु, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं।
समझ गए, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये हो गया प्यारे बच्चों आंख, ठीक है। आंख से हम लोग यहां पर मान लिया जाए कि ये दूर का, ये सॉरी, ये नजदीक का बिंदु हो गया, निकट बिंदु, और ये हो गया दूर बिंदु, ठीक है ना। अब जरा आप हमें ये बता दीजिए, क्या हुआ भाई, कमेंट कहां भाग गया हमारा। ठीक है, देखिए हम क्या बोल रहे थे कि ये आंख के लिए निकट का बिंदु ये हो गया और दूर का बिंदु ये हो गया। अब प्यारे बच्चों आप ये समझिए, इस निकट का बिंदु और इस दूर के बिंदु, इस निकट का बिंदु और इस दूर के बिंदु का जो बीच का दूरी है, इस निकट का बिंदु और इस दूर के बिंदु का जो बीच का दूरी है, इस दूरी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों दृष्टिपरास। क्या कहते हैं? दृष्टिपरास कहते हैं। समझ गए ना। यानी कि निकट का बिंदु और दूर के बिंदु के बीच का जो दूरी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिपरास कहते हैं। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि दृष्टिपरास क्या है, तो आपको यही बताना है कि निकट का बिंदु एवं दूर के बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिपरास कहते हैं। बताइए, समझ में आ गया? निकट का बिंदु और दूर का बिंदु दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिपरास कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इस आंख के लिए निकट का बिंदु यहां पर है प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूर का बिंदु मान लिया जाए है 70 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगर हम पूछ दें कि बताइए इस आंख का दृष्टिपरास कितना होगा, बताइए आप लोग जल्दी से, इस आंख का दृष्टिपरास कितना होगा? जल्दी से कमेंट बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। निकट का बिंदु है 25 सेंटीमीटर, दूर का बिंदु है 70 सेंटीमीटर, आपको इस आंख का दृष्टिपरास बताना है, जल्दी से बताइए। फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी से। 45, 95, वाह क्या बात है भाई। अरे भाई यहां पर 25 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर, आराम से 70 में से 25 घटा दीजिए तब ना यहाँ का, यहाँ तो यहाँ से यहाँ का दूरी हमको निकल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर आप निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये 45 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? दृष्टिपरास कहलाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि इस आंख का दृष्टिपरास कितना है, तो 45 सेंटीमीटर होगा। सारे बच्चे को समझ में आ गया? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया ना? चलिए, तो अब दृष्टिपरास भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। दृष्टिपरास भी आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आपको हम बताते हैं सुस्पष्ट, ध्यान रखिएगा, सुस्पष्ट, ओ सॉरी, ठीक है ना, आपको हम बताते हैं सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तुओं को सामान्य नेत्र द्वारा आसानी से देखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसको निकट का बिंदु या सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी दोनों लगभग एक ही चीज है, ठीक है ना। तो वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तुओं को सामान्य नेत्र द्वारा आसानी से देखा जा सकता है सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे हाथ में प्यारे बच्चों रिमोट है, समझ गए ना, ये हमारे हाथ में रिमोट है, और रिमोट को अगर हम यहां तक रखते हैं ना, तो यहां तक रखते हैं ना, तो हमें एकदम अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, तो ये हमारा सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाएगा। समझ गए ना, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, और सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, अब हम आपसे अगर पूछ दे प्यारे बच्चों कि मानव नेत्र जो है, जैसे आप लोग ऐसे खड़ा रहते हैं ना, जैसे देखिएगा ध्यान से, हमारी आंखों को देखिएगा, ठीक है ना, हमारी आंखों को देखिएगा। अगर हम इस तरीके से खड़ा रहते हैं और चारों तरफ अगर आंख को ऐसे घुमाते हैं, तो मुड़ी नहीं घुमाना है, आंख को घुमाना है, ऐसे देखिए, देख रहे हैं ना, सिर्फ आंख को हम घुमा पा रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम सिर्फ आंखों को ऐसे घुमा रहे हैं। समझ गए ना, हम क्या कर रहे हैं? देखिए जरा ध्यान से, देख रहे हैं ना, आंख को हम घुमा रहे हैं ना, आंख का जो पुतली है उसको हम इस तरीके से घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहे हैं? देख रहे हैं,
आंख को हम सिर्फ घुमा रहे हैं। तो ये जो आंख घूमता है ना प्यारे बच्चों, ये दोनों आंख मिल करके, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम देख रहे हैं सामने और लेकिन इधर जो आदमी खड़ा है ना उसको एकदम तिरछा नजर से ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है ना, तिरछा नजर से। इधर आदमी कोई खड़ा है तो उसको हम एकदम ऐसे तिरछा नजर से देख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब सीधे ऐसे ना देख करके तिरछा नजर से ऐसे देख रहे हैं। लड़की का ऐसा आदत ज्यादा रहता है, समझ गए ना, लड़की का आदत ज्यादा रहता है, ठीक है ना, वो तिरछा नजर से ऐसे ज्यादा देखेगी, सीधे नहीं देखेगी, सीधे देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है, तो वो तिरछा नजर से देखेगी सब ऐसे करके, ठीक है ना। तो लड़कियों का जो आंख होता है ना वो तिरछा नजर ज्यादा चलता है। तो एक जो सामान्य नेत्र होता है प्यारे बच्चों, एक जो सामान्य आंख होता है वो 180 डिग्री तक पूरा देख पाता है, समझ गए ना। एक सामान्य आंख कितना देख पाता है, 180 डिग्री पर देखता है। जबकि एक आंख को ऐसे बंद कर लीजिएगा ना, अगर सिंगल आंख से देखिएगा ना तो आप 150 डिग्री ही देख पाइएगा, समझ गए, 150 डिग्री ही देख पाइएगा। 180 डिग्री मतलब समझते हैं, जैसे ये रेखा हो गया, ये प्यारे बच्चों मान लिया जाए कि ये रेखा हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से समझिए, ये क्या हो गया, हमारा रेखा हो गया। तो आप जो है ना इस तरीके से पूरा, अगर यहां पर आप खड़े हैं, यहां पर अगर आप खड़े हैं तो यहां और यहां देख लीजिएगा। जैसे कहने का मतलब 180 डिग्री क्या हुआ, जैसे हम इस तरीके से हाथ को ऐसे कर दिए, समझ गए ना। अगर प्यारे बच्चों हम तिरछा नजर से देखेंगे ना तो इस हाथ को और इस हाथ को हम आसानी से देख पाएंगे। जैसे देखिए इधर से हम देखेंगे ना तो हम इस आंख को, इस वाले हाथ को ना हम आसानी से देख पा रहे हैं, और इधर अगर देखेंगे तो इस वाले हाथ को हम आसानी से देख पा रहे हैं। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण है वो 180 डिग्री है, यानी कि दोनों आंख मिला करके 180 डिग्री देखता है। एक आंख 150 डिग्री ही देखेगा, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, मानव दोनों नेत्र से 180 डिग्री के क्षेत्र पर देखता है और एक आंख से 150 डिग्री ही देख सकता है। समझ में आया, बताइए। सारे बच्चे समझ गए ना, सारे बच्चे समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे को समझ में आ गया। हाँ चलिए, अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जिन पशु पक्षियों के सिर पर विपरीत ओर नेत्र होता है वह प्रायः 360 डिग्री देख लेता है। बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे होते हैं ना जिनको एकदम विपरीत क्षेत्र में यहां पर आंख होता है, समझ गए ना, उल्टा साइड में, वो तो चारों पट्टी देख लेता है, एकदम 360 डिग्री ऐसे घुमा लेता है, समझ गए ना। लेकिन हम लोग 360 डिग्री नहीं घुमा पाएंगे। सारे बच्चे को समझ में आया, सारे बच्चे को समझ में आ गया, बोलिए, सारे बच्चे को समझ में आ गया, अरे बोलिए भाई, कमेंट करिए ना। अब वहां से आपकी आवाजों को तो हम सुन पा नहीं रहे हैं। अगर YouTube ऐसा फीचर दे देता कि आपकी आवाजों को भी हम सुन ले तो कितना अच्छा होता, लेकिन आपका आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं ना, बताइए। तो चलिए भाई, अगर आपका आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार कमेंट तो करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। ठीक है ना, चलिए, सारे बच्चे को समझ में आ गया। सर पैनी नजर क्या होता है, पैनी नजर मतलब नहीं समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई लड़का पर आपको नजर रखना है, ठीक है ना, क्या करता है क्या नहीं करता है, तो उस पर एकदम हम नजर गड़ा करके रखते हैं, क्या क्या तू करेगा ना सब हमको पता चलेगा, उसी को बोलते हैं पैनी नजर। क्या बोलते हैं, पैनी नजर, उसी को बोलते हैं, ठीक है। हाँ एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम एक बच्चे को बोले कि टारगेट बोर्ड का बैच परचेज कर लो तो वो बोल रहा था कि 5-6 महीने में क्या होगा। वो वैसे बच्चे ना हम आपको गारंटी देते हैं, या तो सेकंड डिवीजन लाएगा या तो थर्ड डिवीजन लाएगा। जिनको ये लग रहा है या तो थर्ड डिवीजन भी ना आए, बच्चा फेल ही कर जाएगा। जिनको ये लग रहा है कि 6 महीने में क्या होगा, समझ रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि 6 महीने में क्या होगा, वैसे बच्चे जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। मतलब 6 महीने का कोई लगता है वैल्यू ही नहीं है, सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 6 महीने का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसा कभी हो जाएगा जी, हैं, बताइए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, कल हम आपको मोतियाबिंद के बारे में बता रहे थे ना, कल हम आपको मोतियाबिंद के बारे में, मोतियाबिंद का नाम सुने हैं ना,
मोतियाबिंद का नाम कितने बच्चे सुने हैं? जरा एक बार जल्दी से कमेंट करिए, हाथ उठाइए भाई। मोतियाबिंद का नाम कितने बच्चे सुने हैं? जल्दी से एक बार बता दीजिए। मोतियाबिंद का नाम कितने बच्चे सुने हैं? जल्दी से एक बार बता दीजिए। देखिए इस आंख को आप जरा गौर से देखिए, इस आंख को जरा आप गौर से देखिए प्यारे बच्चों। अगर आप इस आंख को गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हम लोगों के आंख में जहां पर ये छोटा सा काला वाला भाग होता है ना, यहां पर पूरा उजला हो गया है दूधिया कलर का, देख रहे हैं? ये पूरा उजला हो गया है दूधिया कलर का। और ये जो दूधिया कलर है ना, इसी को कहते हैं मोतियाबिंद। इसी को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। और ये मोतियाबिंद प्यारे बच्चों डॉक्टर इलाज करते हैं। कैसे जानते हैं? ये जो हमारे आंखों का जो आगे वाला जो रेटिना होता है, सॉरी रेटिना नहीं बोल सकते, लेंस बोल सकते हैं, होता है ना, उसके ऊपर में एक सतह जम जाता है, समझ गए? उसके ऊपर में एक सतह जम जाता है प्यारे बच्चों व्हाइट कलर का। और वो सतह इतना ज्यादा जम जाता है ना कि वो आगे हमें देखने ही नहीं देता है, वो चीजों को ढक देता है। और जब चीजों को ढक देता है ना, तो हम कहते हैं कि मोतियाबिंद हो गया है, समझ गए ना? और ये जब मोतियाबिंद हो जाएगा ना, तो किसी भी वस्तु का परछाई इसमें नहीं दिखाई देगा। ऐसे अगर आपका आंख बढ़िया है ना, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आपकी आंख में दिखाई देगा। लेकिन जिसको मोतियाबिंद हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब आपकी आंखों तक नहीं दिखाई देगा। तो इसको डॉक्टर क्या करता है? इलाज करके, और ये जो उजला वाला भाग है ना, इसको पूरा को हटाता है, समझ गए ना? डॉक्टर क्या करता है? इस उजले वाले भाग को हटा देता है। और जब ये उजला वाला भाग हटता है ना, तो फिर से हमें अच्छे तरीके से दिखाई देने लग जाता है। तो उसको कहते हैं कि मोतियाबिंद है। समझ में आया? तो अगर किसी व्यक्ति के आंख में इस तरीके से उजला दिखाई पड़े, तो आप कह दीजिएगा कि मोतियाबिंद है, जाओ इलाज करवा लो। समझ गए ना? तो प्यारे बच्चों मोतियाबिंद कहने का मतलब आप लोग समझ गए? बताइए जल्दी से। सारे बच्चे समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा, मोतियाबिंद क्या है? तो अधिक उम्र के लोगों के नेत्र के ऊपरी परत पर, जो अधिक उम्र के लोग होते हैं, छोटे उम्र के लोगों में ये मोतियाबिंद नहीं पाया जाता है, जो ज्यादा उम्र के होते हैं ना, उसे मोतियाबिंद होता है। तो अधिक उम्र के लोगों के नेत्र के ऊपरी परत पर दूधिया एवं धुंधला परत आ जाता है, उसे मोतियाबिंद कहते हैं। इसे ठीक किया जा सकता है ऑपरेशन के द्वारा। समझ गए ना? डॉक्टर साहब के पास जाइएगा, आंख का ऑपरेशन करेंगे, 10 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है, मोतियाबिंद खत्म। समझ गए ना? सारे बच्चे समझ गए? सारे बच्चे समझ गए ना? अरे भाई बुढ़ापा होने से मोतियाबिंद होता है, समझ गए? मोतियाबिंद ऐसे नेचुरली चीज है, धीरे धीरे जब उम्र ढलता है ना, तो मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है ना? मोतियाबिंद हो जाता है। तो अधिक उम्र के लोगों के नेत्र के ऊपरी परत पर दूधिया एवं धुंधला परत आ जाता है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। सारे बच्चे को समझ में आ गया? चलिए, सारे बच्चे को समझ में आ गया? वाह। ज्योग्राफी कब पढ़ाइएगा सर? पढ़ा देंगे रे भाई, सब सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, काहे चिंता कर रहे हैं? ठीक है, चलिए। अब प्यारे बच्चों आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब अगली क्लास से तो हम आपको पढ़ाएंगे, अगली क्लास से हम आपको पढ़ाने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है ना? अगली क्लास से हम आपको दृष्टि दोष के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं इस क्लास में। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन को जवाब देते जाइएगा, जवाब देते जाइएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, बताइए नेत्र में प्रकाश कहां से प्रवेश करता है? देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। सही सही जवाब बताइएगा एकदम। नेत्र में प्रकाश कहां से प्रवेश करता है प्यारे बच्चों? जल्दी से जवाब बताइए। नेत्र में जो प्रकाश होता है ना, वो कहां से प्रवेश करता है? फटाफट से जवाब बताइए। जल्दी से बता दीजिए। कुछ बच्चे कॉर्निया बोल रहे हैं, कुछ बच्चे रेटिना बोल रहे हैं। कुछ बच्चे कॉर्निया बोल रहे हैं, कुछ बच्चे रेटिना बोल रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि आपका सही जवाब क्या है। कुछ बच्चे कॉर्निया बोल रहे थे, कुछ बच्चे रेटिना बोल रहे थे। तो जो बच्चे कॉर्निया बोल रहे थे उनका जवाब एकदम सही है। जो बच्चे कॉर्निया बोल रहे थे ना, उनका जवाब एकदम सही है। रेटिना वालों थोड़ा संभल जाओ। समझ गए ना? चलिए, रंगों से मतलब नेत्र के किस भाग से होता है? कल ही हम आपको बताए थे, कल हम आपको बताए थे कि रंगों का मतलब नेत्र के किस भाग से होता है। जैसे किसी व्यक्ति का आंख देखते हैं ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लू है, तो बताइए उसका जो फीचर होता है ना, वो कहां से होता है? ये बता दीजिए आप, कहां से होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। हम्म
जल्दी जल्दी से बताइए। तो ये होता है कहां से? आयरिस परितारिका से। बहुत अच्छी बात है, आयरिस परितारिका से, बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, आयरिस से होता है। अच्छा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ये भी आपका जवाब बिल्कुल सही है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना आप लोग याद कर लीजिएगा, पुतली का रंग काला क्यों होता है? बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं ना कि सर ये जो आंख का पुतली आगे वाला होता है इसका रंग काला क्यों होता है? इसका रंग काला क्यों होता है? क्योंकि पुतली प्रकाश का प्रवर्तन नहीं करने देता है, वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। अगर पुतली का रंग काला नहीं होगा ना तो प्रकाश आएगा, प्रकाश आंखों से टकराएगा और वापस लौट जाएगा, तो किसी भी वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे ना। तो इसलिए प्रकाश क्या करता है? अवशोषण करने का काम करता है पुतली, इसलिए पुतली का रंग जो होता है वो काला होता है। समझ में आया? सारे बच्चे को समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में कौन सा लेंस होता है? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी से। और लाइक और शेयर होते रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ना यार बार बार बोलने पर भी क्लास को लाइक नहीं करते हैं, और जो नए बच्चे हैं वो शेयर कर दीजिए। और अपना परिवार अब 9 लाख का होने वाला है, चिंता नहीं करना है, अपना परिवार अब बहुत जल्द 9 लाख का होने वाला है। इस मंथ में हो जाएगा क्या? इस मंथ में हो जाएगा 9 लाख का? बताइए एक बार जल्दी से। इस मंथ में हो जाएगा 9 लाख? नहीं सर, अभी तो नहीं हो पाएगा। अभी इस मंथ में क्या हो जाएगा? आप लोग को क्या लगता है, इस मंथ में हो सकता है क्या? नहीं, इस मंथ में अपना परिवार 9 लाख का नहीं होगा, लेकिन हाँ अगस्त में हो जाएगा। अगस्त में हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? हमें लग रहा है कि अगस्त में हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अच्छा, बहुत बढ़िया। नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? भाई आप में से बहुत बोलेंगे कि सर वास्तविक और उल्टा। हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना, वो वास्तविक होता है। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। आपको हम कल बताए थे कि रेटिना पर जो प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है ना वो उल्टा बनता है, दिमाग उसको क्या कर देता है? सही कर देता है, सीधा कर देता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। उसके बाद अगला है, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? जवाब क्या होगा? रेटिना होगा ना। जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? रेटिना। तो जवाब हो जाएगा रेटिना। अब आगे कह रहा है कि मानव नेत्र के किस द्रव्य के कारण आंसू बहते हैं? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, परीक्षा में पूछा जाएगा। बताइए, मानव नेत्र के किस द्रव्य के कारण आंसू बहते हैं? 2 प्रकार के द्रव्य बताए हैं ना, कचाभ द्रव्य और नेत्रोद यानी जलीय द्रव्य। तो किस द्रव्य के कारण आंसू बहते हैं? जवाब होगा जलीय द्रव्य के कारण। जवाब होगा जलीय द्रव्य के कारण। इसका नाम प्यारे बच्चों क्या होता है? नेत्रोद भी होता है। क्या होता है? नेत्रोद। बताइए, याद रहेगा? जलीय द्रव्य या फिर नेत्रोद, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए, रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं? तार। तार कल बताए थे, 2 तार जुड़ा होता है, जिसका नाम क्या है? क्षण और शंकु। तो कितने तार जुड़े होते हैं प्यारे बच्चों? 2 तार जुड़े होते हैं। 2 तार कौन कौन? एक होता है क्षण और दूसरा होता है शंकु। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क को कौन पहुंचाता है? प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क को कौन पहुंचाता है? तो इसका जवाब क्या होगा? प्रतिबिंब की किसी भी प्रतिबिंब की संवेदना मनुष्य को यही पहुंचाता है, क्षण और शंकु। ठीक है ना? क्षण एवं शंकु दिक् तंत्रिका के माध्यम से ये पहुंचता है। आगे बताइए, मानव नेत्र के किस भाग से मध्य से पीत बिंदु होता है? कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग में मध्य में पीत बिंदु होता है? तो इसका जवाब प्यारे बच्चों क्या होगा? रेटिना। और उसके बाद है कि पीत बिंदु में कौन सा तंतु होता है? तो इसका जवाब होगा शंकु। पीत बिंदु में शंकु। तो ये क्षण और शंकु ही होता है जिसके कारण से पूरा संवेदना हमारे दिमाग को जाता है। समझ गए ना? यहां तक बताइए, किसी तरह का अगर कोई दिक्कत है तो यहां तक बता दीजिए भाई। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप फटाफट से हमें बता दीजिए, ठीक है? जल्दी से बता दीजिए, किसी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें जल्दी से बता दीजिए। अब तो हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आप लोगों को होने वाला है, हैं? बताइए।
सारे बच्चे को समझ में आ गया ना? चलिए अब बहुत बढ़िया है। वाह। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए, यहां तक सारे बच्चे समझ गए? अब अगली क्लास में ना हम आपको पढ़ाएंगे दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष मतलब समझते हैं? किसी व्यक्ति को सुनते होंगे कि दूर वाला बिंदु नहीं दिखाई पड़ रहा, कहता है कि बाबू दूर वाला चीजवा ना दिखाई दे हो हमरा। किसी बूढ़ा आदमी के पास बैठिएगा ना तो ऐसे ही बोलेगा, दूर वाला ना दिखाई पड़ा हो। कोई बोलेगा कि नजदीक वाला बढ़िया से बुझेबे ना करा हो। कोई बोलेगा कि न दूर वाला बुझा हो ना नजदीक वाला बुझा हो। समझ गए ना? तो ये सब प्यारे बच्चों दृष्टि दोष होता है। समझ गए? ये सब दृष्टि दोष होता है, यानी कि आंख में प्रॉब्लम होता है। और इस प्रॉब्लम का उपचार क्या है, किस लेंस से इसका उपचार होता है, ये सब प्यारे बच्चों हम आपको कल पढ़ाएंगे। समझ गए ना? ये सब कल पढ़ाएंगे। समझ गए? तो आज यही तक रहने देते हैं। एकदम मजा मजा में क्लास हुआ, रिलैक्स मूड में एकदम क्लास हुआ भाई। अगला क्लास भी एकदम जबरदस्त होगा, कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है। समझ गए ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, अब अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगला क्लास एकदम शानदार धमाकेदार होने वाला है। ठीक है? चलिए, तो चलिए भाई आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग बताए नहीं कि क्या इस मंथ में अपना परिवार 9 लाख का हो जाएगा? जल्दी से बताइए, क्या प्यारे बच्चों इस मंथ में अपना परिवार 9 लाख का हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। आप लोग का कोशिश जारी है, हैं? आप लोग का कोशिश है कि हो जाएगा? अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा? बताइए। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा और कोशिश नहीं करेंगे तब तो नहीं होगा ना। तो कोशिश करते रहिए। 27,000 और कम हो रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? अगर 27,000 बच्चे को आप जोड़ देते हैं तो समझिए कि एकदम वाहवाही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए भाई, तो कोशिश करिए कि सारे बच्चे जुड़े और जल्द से जल्द प्यारे बच्चों अपना परिवार 9 लाख का हो जाए। और उसके बाद फिर प्रयास रहेगा कि दिसंबर आते आते, नवंबर दिसंबर आते आते अपना परिवार मिलियन का हो जाए, 1 मिलियन। ठीक है ना? तब जाकर के आएगा मजा। ठीक है? और तब होगा प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, और तब खूब मजा करेंगे हम लोग। क्या साथ में मिल करके सेलिब्रेट करेंगे इस चीज को? ठीक है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज का क्लास यहीं पर रहने दिया जाए। आप लोग खूब शेयर करिएगा, टारगेट बोर्ड से बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए कि ताकि ढेर सारे बच्चे जुड़े। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में एकदम शानदार इसी प्रकार के क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,